हेलो दोस्तों, दिस इज़ दीपक हियर। लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो चलते हैं अपने एक ब्रीफ रिवीजन के ऊपर। ठीक है, हल्का सा रिवीजन करेंगे अपन। कहाँ से स्टार्ट किया था, राजस्थान का इतिहास स्टार्ट किया था, पुरातात्विक स्थल के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट नहीं करूँगा मैं। क्वेश्चंस के जैसे मैंने जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो मुझे लगा था कि ये मुझे याद रखना है या वापस से पढ़ना है, और हाईलाइटेड टेक्स्ट है, उसको मैं एक बारी क्विक रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने बात करी थी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के बारे में, जिसके विभाग की स्थापना हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में। 1871 में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य करवाया। किसने करवाया? ACL कार्लाइल ने करवाया। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, दौसा में कठोर पाषाण और मानव अസ്ഥियों की प्राप्ति की सूचना दी थी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल ने इसका क्या करा, पुनर्गठन करा। किसका? अपने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ओरल स्टेन ने घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती का ही एक भाग बताने के लिए अपनी एक सर्वे वर्क किया था, और उसकी बुक का नाम था ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। ठीक है, यही पढ़ा था अपन ने। मतलब ओरल स्टेन के प्रयासों से घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी के रूप में लोकप्रियता मिली। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा सभ्यता के बारे में आया था। कालीबंगा में सरस्वती और द्वशवती नदी घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के जो है अवशेष मिले, और उसका वर्तमान स्वरूप कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड चीज़ें आई। उसमें कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के कारण पड़ा। उसके बाद हम चलें तो कालीबंगा जो थी आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के दक्षिण पश्चिम में थी, और खोज करी थी लुईगी पीसीओ LP टेसिटोरी, जिसका पूरा नाम है लुईगी पियो टेसिटोरी। 1951 में अपने अमलानंद घोष ने पुनः खोज करी, उत्खनन कराया 61 से 69 के मध्य में। 4 बंदों ने करवाया था, BB लाल, BK थापर, MD खरे और KM श्रीवास्तव और SP जैन। 5 हो गए। ठीक है, देखो आगे के क्वेश्चन की हम बात करें तो आगे का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में इसने पूछा है किसके साक्ष्य, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे और आंसर को छिपा लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने जो याद किया था, कौन कौन सी फसलें, गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, सरसों। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, सरसों। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। और ये तो गेहूँ, बाजरा, चना, जौ, सरसों। ठीक है, तो यहाँ पर चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद भी रख लेना कि चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कहाँ से? अपने कालीबंगा से। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि इसने चावल से रिलेट करके काफ़ी बार पूछा भी है बाकी एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31। आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। चलो, राजस्थान की किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिज़ाइनों से सजाया गया है? तो कालीबंगा पढ़ रहे हैं तो कालीबंगा ही होगा। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें लिखा है इसने कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मृद भांड। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन, ठीक है, हड़प्पाकालीन यानी कि जो 5 स्तर थे, उन 5 स्तर में से जो हड़प्पाकालीन यानी कि जो तीसरा, चौथा और 5वां स्तर था, उसकी बात हो रही है। मृद भांडों को उनके आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत से मिलता है। हड़प्पाकालीन मृद भांडों को उनकी बनावट, आकार के हिसाब से भी 6 उपभागों में विभाजित कर रखा है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, अगर वो पूछने पाए तो कुछ भी पूछ सकता है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय और पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत से मिलता है। ज्यामितीय चित्रण
है ना। ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल आकृतियाँ, जैसे आड़ी लाइनें, तिरछी लाइनें, खड़ी लाइनें और थोड़ा त्रिभुज मिलाते हुए, ये मतलब सीधी सीधी लाइनों से बनी हुई आकृतियाँ। और पशु पक्षी का चित्रण, पशु पक्षी का चित्रण, तो ये भी मिला है अपने ये मटके जो मिले हैं वहाँ पर उनमें। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 32। अगले क्वेश्चन पे चले अपन क्वेश्चन नंबर 33 पर। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके कोट दीजी में। ठीक है, इसके बारे में बताया इन्होंने कि कोट दीजी, कोट डीगी, ये इस प्रकार भी आ सकता है नाम, इस प्रकार भी आ सकता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि कोट दीजी सभ्यता जो है वो आग में 2 बार नष्ट होने के जो हैं साक्ष्य मिल चुके हैं। यहीं पर प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ पर? कोट दीजी में। प्राक हड़प्पा युगीन अपने कालीबंगा के जो 5 में से शुरू के 2 स्तर थे वो प्राक हड़प्पा युगीन थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोट दीजी में भी ये मिले हैं। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, कोट डीगी सभ्यता का संबंध किससे रहा है? तो ये रहा अपने कालीबंगा से या हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। ठीक है, मतलब कालीबंगा में ही हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है। उसके बाद है किसने क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो ये कहा है आपके मेरे हिसाब से दयाराम साहनी ने। जी नहीं, दशरथ शर्मा ने। याद नहीं था, याद रखना है। ठीक है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी? कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा है? आपके दशरथ शर्मा। इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। किसने बोला है? दशरथ शर्मा ने बोला है। क्या किसको बोला है? कालीबंगा को। क्या बोला है? सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी बोला है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 37 पर। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती था, आघातपुर था, धूलकोट था या बेराट था। अब ये क्वेश्चन जो है स्टार का मतलब है कि ये क्वेश्चन क्या हुआ था आपका? डिलीट हुआ था। ठीक है, तो ये आपके पीसी एग्ज़ाम 2007 में भी पूछा गया है और संगणक के एग्ज़ाम में 2024 में भी पूछा गया है। तो आहड़ के प्राचीन नाम के बारे में देखना। अब ये कालीबंगा जो है अपने यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा हो गई यहाँ से कंप्लीट। ठीक है ना, अब ये आहड़ नई सभ्यता के बारे में आ गया। तो प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। ठीक है, आहड़ का पुराना नाम क्या है? ताम्रवती। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर, इसने आघात लिख रखा है तो ये आघाटपुर अथवा आगट दुर्ग, ठीक है, आगट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में ताम्रवती भी है, आघातपुर थोड़ा प्रिंट की मिस्टेक हो सकती है और धूलकोट भी कहते ही हैं। तो या तो ये क्वेश्चन ये बनाना चाह रहा होगा कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या नहीं है, तो वो बेराट बन जाता। तो क्या पता नहीं क्या मिस्टेक हुई एग्जामिनर से या टाइप राइटर से। तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ये 3 नाम थे। ठीक है, चलें आगे हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 अभी ऊपर पड़ा वही आ गया। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो धूलकोट कहते हैं हम आहड़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आहड़ में खुदाई के बाद एक 400 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई। 400 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन, ठीक है, सॉरी 400 नहीं, 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। तो ये शायद धूलकोट का टीला होगा।
ठीक है। EORO क्वेश्चन, EORO के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो आहड़ की खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज करी, जिसे धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था, ठीक है। याद रखना ऐसा वैसा ही धूलकोट का नाम। उसके बाद आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आहड़ सभ्यता जानी जाती है आपके आघाटपुर। तो क्वेश्चन नंबर 40 आघाटपुर, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद चले हम क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? ताम्रवती नगरी, अब देखो इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड में, कनिष्ठ अनुदेशक में, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन, कनिष्ठ अनुदेशक, लेव असिस्टेंट, वन रक्षक और फर्स्ट ग्रेड। तो ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता है? आपके आहड़ को। अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। आहड़ के बारे में ये देखो थोड़ी सी और डिटेल है। स्रोत है अपने RBSC की बुक, क्लास 10वीं की बुक, और प्रश्न नंबर 4। आहड़, यहाँ पर ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। किसको? आहड़ को। ये याद रखना है, आहड़ ताम्र नगरी। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर विशिष्ट आकृति के बर्तनों को कहा जाता है। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। ये भी पूछा गया है, अंडरलाइन कर रखा है। तो मृतकों को क्या करते थे? गहने और आभूषण पहनाकर उनको दफन करते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। तो ये था आपके आहड़ सभ्यता के बारे में क्वेश्चन नंबर 41। अगला है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दे रखा है कि किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो अपन ने ऊपर ही पढ़ा है, आहड़ सभ्यता के लोग जो है अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे। आहड़ सभ्यता से आंसर हो गया। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? तो आहड़ सभ्यता का हुआ था आपके रतन चंद्र अग्रवाल जी, नहीं अक्षय कीर्ति व्यास, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? तो सर्वप्रथम हुआ था आपके अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य। और कब हुआ था? 1953 में। नीचे दिया है पैराग्राफ। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की। सबसे पहले तो की अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, और रतन चंद्र अग्रवाल ने की 1954 में, ठीक है। 1961-62 में ईस्वी में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया HD सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन कार्य करवाया गया। HD सांकलिया के नेतृत्व में उत्खनन कार्य करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड है अपना ताम्र युगीन, ठीक है, और द्वितीय कालखंड है आपका लोह युगीन सभ्यता के द्योतक हैं। तो आहड़ को 2 भागों में बांटा है आहड़ के कालक्रम को। पहला तो है आपका ताम्र युगीन और दूसरा है लोह युगीन। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि आहड़ सभ्यता कौन सी युगीन है, तो ताम्र युगीन भी है और लोह युगीन भी है। प्रथम कालखंड तो ताम्र युगीन है और द्वितीय कालखंड लोह युगीन है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ताम्र युगीन लोह युगीन 2 कालखंड है। सबसे पहले खोज करी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, फिर रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में, और 61-62 में जो है हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। पूरा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, HD सांकलिया शॉर्ट में याद रख सकते हो। HD सांकलिया शायद मैंने पढ़ा भी है ये। तो इसका वापस से जो है उत्खनन करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछ रहा है ये? निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? बैराठ, दयाराम साहनी, आहड़, SP जैन, कालीबंगा, अमलानंद घोष, बागोर, VN मिश्र। तो ये आपका आहड़ SP जैन आया था हमारा कालीबंगा सभ्यता में। तो आहड़ के प्राचीन उत्खननकर्ता कौन कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल।
तो सेकंड ऑप्शन क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो आहड़ का उत्खनन कार्य हुआ था आपका HD सांकलिया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45। आहड़ का उत्खनन कार्य हुआ था आपका HD सांकलिया के निर्देशन में। आहड़ सभ्यता स्थित है, आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? बनास नदी के किनारे, ठीक है, या बनास नदी के आसपास। तो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? बनास। अब इसने स्टार क्यों लगाया है ये तो मुझे पता नहीं है, शायद ये क्वेश्चन को सही नहीं माना होगा या ऐसा कुछ इसमें हुआ होगा दिक्कत। तो उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे, ये ध्यान रखना है। उदयपुर में, एक तो उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में बनास बेसिन में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता मिली है। धूलकोट के नीचे जो दबा हुआ है ना, इसके दो स्तर थे, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर। प्रथम स्तर था ताम्रयुगीन और द्वितीय स्तर था पाषाण युगीन। ताम्रयुगीन सभ्यता मिली है आपके जो आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है वहाँ से। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता तथा बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, आहड़ में जो ताम्रयुगीन सभ्यता मिली है उसे कहा जाता है बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। तो प्राचीन अवशेष किससे संबंधित है? कांस्य युगीन से, लोह युगीन से, ताम्रपाषाण युगीन से और पुरापाषाण युगीन से। तो ताम्रपाषाण युगीन, ठीक है, तांबे का युग भी था और पाषाण युग भी था, दो स्तर थे, दो कालखंड के मिले थे वहाँ पर, तो ताम्रपाषाण युग से। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में जाएगा, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदी की घाटियों के तटों में तो यह जाएगा आपका आहड़ सभ्यता फैली हुई थी। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था। वैसे थर्ड ग्रेड SST के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो वैसे जनरल एग्ज़ाम में भी जो है ये पूछा जा सकता है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? आहड़ मिली है अपने उदयपुर जिले, ठीक है, अभी पढ़ा अपन ने ऊपर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो आज का हमारा अंतिम आखिरी क्वेश्चन नंबर 50, इसमें है किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो बनास संस्कृति कहते हैं हम आहड़ सभ्यता को, ठीक है। बनास नदी के किनारे, बनास बेसिन के किनारे जो है ये सभ्यता प्राप्त हुई है, तो बनास संस्कृति भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वाली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग में, फिर हमने यहाँ पर रिवीजन किया उन 30 क्वेश्चंस का, फिर आगे हमने 20 क्वेश्चंस करे। अगली वीडियो में जो 30 क्वेश्चंस में जो मोटी मोटी चीज़ थी जो याद करने लायक थी उनको हल्का सा ब्रीफ देखेंगे। फिर उसके बाद जब 20 क्वेश्चन करें, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट या आड़ा तिरछा होगा नाम या जो भी है उसको हल्का सा ब्रीफ करेंगे। फिर उसके बाद आगे के जो है 20 या 30 क्वेश्चंस जो भी होंगे वो हम आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय बाय।